हेलो टू यू ऑल एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स सेट 1 ऑफ जुलाई 22 क्लास 12th, जो 60 मिनट्स का था और 20 मार्क्स का था, जिसमें MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन प्लस ट्रू फॉल्स भी शामिल थे। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। फर्स्ट MCQ, आर्थिक समस्या से क्या अभिप्राय है? निर्धनता की समस्या, बेरोजगारी समस्या, सीमित साधनों के चुनाव की समस्या, कालेधन की समस्या। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज और प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी। तो इसका आंसर है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, सीमित साधनों के कारण चुनाव की समस्या। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मार्जिनल यूटिलिटी में भी, यानी कि सीमांत उपयोगिता हो सकती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपयुक्त सभी, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। सो नेक्स्ट हमारे सामने आता है थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीज़न ऑफ इंक्रीज इन डिमांड? इनमें से कौन सा मांग में वृद्धि का कारण नहीं है? तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उपभोक्ता की आय में वृद्धि, पूरक वस्तु की कीमत में कमी, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी और वस्तु की कीमत में कमी। इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड या डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड। एंड द आंसर इज डी, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड। हिंदी में वस्तु की कीमत में कमी, सॉरी हाइड हो गया, वस्तु की कीमत में कमी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा प्रवृत्ति अनुपातों के नियम के लागू होने का कारण है? विच वन इज़ द कॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस? कारकों में भिन्नता, कारकों का अपूर्ण स्थानांतरण, उत्पादन कारकों का घटना, कारकों की विशिष्टीकरण। डिफरेंस इन फैक्टर्स, imperfect substitution of factors, fall in production factors and specialization of factors। तो इसका आंसर रहेगा ए, कारकों में भिन्नता, डिफरेंस इन फैक्टर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन क्या होगा? शून्य, ऋणात्मक, अधिकतम, इनमें से कोई नहीं। When marginal production is zero, then what will be the total production? तो इसका आंसर रहेगा at maximum, अधिकतम। सो नेक्स्ट हमारे पास हैं 6, 7, 8 ट्रू फॉल्स। अवसर लागत वैकल्पिक प्रयोगों की लागत है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेट यूजेस। सो इसका आंसर रहेगा ट्रू, सत्य। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्थायी कर्मचारियों का वेतन परिवर्तनशील लागतों का एक उदाहरण है। सैलरी एंड वेजेस ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूएबल कॉस्ट। तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स, यानी कि असत्य। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि उत्पादन के कारकों में 7% वृद्धि करने से उत्पादन में 10% की वृद्धि होती है तो इसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में कहा जाएगा। 8th का आंसर होगा ट्रू, यानी कि सत्य। बिकॉज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर तब होता है जब परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ज़्यादा हो परसेंटेज चेंज इन ऑल फैक्टर से। तो आउटपुट में परसेंटेज चेंज हो रही है 10%, जो कि 7%, यानी कि ऑल फैक्टर में परसेंटेज जो फैक्टर में हो रही है परसेंटेज वो है 7%। तो 10% 7% से ज़्यादा है, इसलिए आंसर होगा ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th और 10th इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स। तो 9th है, यदि
कीमत में परिवर्तन होने से कुल आय में कोई परिवर्तन ना हो तो मांग डैश लोचदार होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डैश इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इसका आंसर होगा इकाई यानी कि यूनिट। नेक्स्ट 10th है हमारे पास, यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो कारों की मांग क्या होगी। इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज देन डिमांड ऑफ कार विल बी। इसका आंसर होगा फॉल यानी कि गिर जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री गुड है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी तो फिर कार की डिमांड भी मार्केट में फॉल हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स। राइट टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व लिखनी थी। सो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होगी कि ये ऋणात्मक होता है, नेगेटिव स्लोप्ड होता है और डाउनवर्ड स्लोप भी होता है कभी कभार, यानी कि दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव भी या फिर डाउनवर्ड भी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आप लिख सकते थे, ये अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कन्वेक्स शेप में होता है और ये एक दूसरे को ना कभी टच करते हैं इंडिफरेंस कर्व्स और ना ही इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये थी आपकी 3 प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा बुक में 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लिख सकते हो। इसके अलावा पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना कभी भी, ऐसे कोई भी आए या फिर कोई भी प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो आई होप आपको पता होगा, बट आप पैराग्राफ फॉर्म में कभी मत लिखना, आप पॉइंट वाइज लिखना। इससे एग्ज़ामिनर होगा उस पर इम्प्रेशन आपका अच्छा पड़ेगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली। इसके अलावा हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इसमें आप अगर आप टी.आर. जैन की बुक पढ़ रहे हो या जो भी बुक पढ़ रहे हो, उसमें किसी न किसी इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन दे रखी होगी। जैसे मेरे पास तो टी.आर. जैन थी, उसमें लेफ्ट विच की थी डेफिनेशन, जिसमें ये लिखा था कि अगर आप अपने किसी रिसोर्स का इनपुट बढ़ाओगे तो वो पर टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब रिज़ल्ट आना कांस्टेंट होता जाएगा। आप जितना भी बढ़ाओगे आउटपुट सेम रहेगा और एक टाइम के बाद धीरे धीरे आउटपुट की जो इंक्रीमेंट की वैल्यू होती है वो कम होती जाएगी। इसके अलावा आप अजम्पशंस भी लिख सकते थे इसमें, और ऐसे लॉ के जो भी क्वेश्चन आए इकोनॉमिक्स में, अगर आप डिफ़ाइन करने के बाद डायग्राम बनाओगे तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्ज़ामिनर पे। बाकी 20 से 30 वर्ड्स में इतना बहुत है, बाकी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। इट विल टेक मोर इम्प्रेशन टूवर्ड्स योर आंसर शीट। सो नेक्स्ट हमारे पास 13th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद डायग्राम। अब देखो इन्होंने यहाँ पे डायग्राम स्पेशली मेंशन कर रखा है। तो लॉ ऑफ डिमांड की जो डेफिनेशन है जैसे आपकी बुक में है, अगर आप वैसा अपनी तरफ से बनाते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट जो बुक में किसी इकोनॉमिक्स की दे रखी हो ना वो ज़रूर लिखना अच्छे से याद करके। इसके अलावा हम किसी भी क्वेश्चन में मीनिंग अपनी तरफ से बना के लॉजिकली जिसका मतलब वही निकले जो हमारी बुक में दे रखा है वो हम लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन हम जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं या फिर जो बुक में दे रखी होती है वही हमें लिखनी चाहिए। जैसे मोस्टली बुक में डॉक्टर मार्शल की डेफिनेशन दे रखी है, टी.आर. जैन में तो डॉक्टर मार्शल की डेफिनेशन ही है। तो अगर आप डेफिनेशन में वही चीज़ यूज़ करोगे लाइन टू लाइन तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना, ताकि जो टीचर होंगे उन्हें कहीं भी मार्क्स काटने के ऑप्शन ही ना मिले। तो नेक्स्ट हमारे सामने आता है 14th क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विद द गिवन डाटा। गिव मी अ मिनट।
इसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। पहले ये हाइड कर लूँ। जो फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज फिक्स्ड ही रहेगी, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट का आंसर होगा वो सारे टोटल कॉस्ट ही होगा। जैसे 40 की टोटल कॉस्ट इज़ 40 इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज़ 40। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में जो आंसर आएगा वो 40, 80, 110, 126, 135 यही रहेगा, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड ही होती है, तो इसका आंसर यही आएगा। इसके अलावा हमारे पास AFC यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास AFC इज़ इक्वल्स टू TFC बाय Q। Q का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। यहाँ Q यूनिट्स के 0, 1, 2, 3, 4 5 है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है AVC, इसका रहेगा फॉर्मूला TVC बाय Q, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। Thank you so much for watching this video. Please like the video, share with your friends, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.